अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 9th बायोलॉजी का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि जानदारों में जो एनर्जी की तब्दीलियाँ होती हैं, जानदारों के अंदर जो एनर्जी के तबादले होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और क्या क्या मैकेनिज्म उसके अंदर जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो आज फिर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स आप अगर देख लें इसके अंदर, तो अगर इस यानी इस बायो एनर्जेटिक्स का अगर हम समझने के ऑपरेशन करें कैसे कि बायो को अलग कर दें और एनर्जेटिक्स को अलग कर दें। तो बायो का मतलब क्या है जी? जानदार। एनर्जेटिक्स एनर्जी से इसका मतलब है। ठीक हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जानदारों में एनर्जी के जो ताल्लुकात हैं और तब्दीलियां हैं, यानी जानदारों में जो एनर्जी होती है वो जानदारों में एनर्जी के तबादले भी होते हैं और दूसरा वो एनर्जी जो होती है वो तब्दील भी होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में भी जाती है। तो ये चीजें जब हम डिस्कस करते हैं जानदारों में, तो हम उस ब्रांच को नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। तो जानदारों में एनर्जी की तब्दीलियां और ताल्लुकात को जब हम जानते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये है कि हमारे जिस्म में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे हमारे जिस्म में आती है और कैसे हम उस एनर्जी को अपने जिस्म में इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं। वो आज जो बुनियादी कंसेप्ट है वो मैं आज आपको दूंगा कि जब एनर्जी के तबादले होते हैं तो क्या क्या तामुलात होते हैं, वो हम उसमें इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में महफूज होती है, या पोटेंशियल एनर्जी कहती है इसे कि जो ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब वही एनर्जी यानी जो खुराक है हमारी वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो खुराक डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के नतीजे में उससे जो एनर्जी निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी से जो एनर्जी निकलती है उससे हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। अब यही काइनेटिक एनर्जी ही है जो दरअसल हमारे जिस्म की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें काम आती है, काम समझने में मदद करती है। तो जो हीट एनर्जी, यही जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी दो सूरतों में हमारे जिस्म में जाती है। एक तो इस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करके जिस्म के अंदर महफूज कर दिया जाता है और दूसरा इस एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में भी चला जाता है। आप देख सकते हैं, आपको मालूम है कि हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अपनी बॉडी के दर्जात को मेंटेन करने के लिए भी हम हीट होती है, इसलिए हम गर्म होते हैं, हमारा जिस्म गर्म होता है बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी की वजह से। फिर यही जो एटीपी होती है ये हमारी जिंदगी की जो अफ़आल हैं, उठना बैठना चलना फिरना, खाना पीना सोना काम करना, ये सारे जो है उस एनर्जी के अफ़आल में इसका किरदार होता है, यही एटीपी का किरदार होता है। और चूंकि आपको पता है कि हमारा जिस्म सेल से मिलकर बना हुआ है और हमारे सेल को एनर्जी जो होती है वो इसी एटीपी की सूरत में मिलती है, यानी ये सेल को एक एनर्जी मिलती है और ये सेल को एनर्जी कौन देता है, एटीपी देता है। और एटीपी से हमारे सेल फिर क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक खुलासा है कि कैसे एनर्जी जो होती है वो हमारे जिस्म में उसका तबादला होता है, कैसे हमारा जो जिस्म है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। एक वो चार्ट दिया गया है आपके बुक के अंदर, उसमें ये बताया गया कि खुराक है, खुराक भी कन्वर्ट होती है, खुराक की क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होती है, उससे एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी वही हीट और एटीपी के में खारिज होगी, एटीपी बनता है। फिर इसी एटीपी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। ये जो एक चार्ट बयान किया गया है ये दरअसल ये बताता है कि एनर्जी के तबादले कैसे हुए। देखिए ना, हमने तारीफ पढ़ी थी बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ क्या है सॉरी माफ कीजिएगा, एनर्जी बायो एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी का तबादला है जानदारों में, ताल्लुकात और तब्दीलियां। आप देख लें, आप खुराक ठीक है, खुराक से फिर क्या है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है एटीपी को फिर हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब ताल्लुकात, एनर्जी के ताल्लुकात कैसे हो गए, अब आप देख सकते हैं कि ये खुराक है, आपको पता है खुराक कहां से आती है, खुराक या पौधों से आती है या जानवरों से आती है। तो जाहिर बात होगी कि अब एनर्जी के ताल्लुकात भी हो रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी और जानदार से खुराक लेंगे तो उसी की एनर्जी हम अपने अंदर ले रहे हैं ना। तो इस लिहाज से ताल्लुकात भी हैं एनर्जी के जानदारों के, और ये जो एनर्जी आती है हमारे जिस्म में फिर उसके अंदर क्या पैदा होती है,
तब्दीलियां भी पैदा होती हैं। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है आपको जनरल सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि एनर्जी के हमारे जिस्म में क्या ताल्लुकात होती हैं और कैसे एनर्जी तब्दील होती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि खुराक से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फिर हीट एनर्जी और एटीपी की सूरत में फिर वही एटीपी से एनर्जी जो होती है वो जिन की आपको असर अंजाम देने में क्या करती है, मदद करती है। अब आगे आते हैं मजीद मैकेनिज्म की तरफ कि ये जो एनर्जी के तबादले होते हैं उसमें कौन कौन से तरीकाकार शामिल हैं। उसमें बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं, यही बुनियादी अवामिल हैं जो एनर्जी के तबादले का जरिया बनते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा नाम रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन में अब कहते हैं कि जब ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं दरअसल ये इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है, यानी कि जब दो एटम्स आपस में इसके करीब आते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन का तबादला करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन का तबादला ही है जो एनर्जी के ट्रांसफर या एनर्जी के पैदा होने का बायस बनता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिडक्शन क्या है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है या दूसरे लफ्जों में जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है या कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में ये होता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं आपको यहां पर ये बात बता देता हूं कि एटम है और फिर इसके मदार है और इन्हीं मदारों में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। ये एक फर्ज किया मैंने कि फर्ज करें कोई एटम है और ये उसकी क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है तो उसके ऊपर कशिश कम होती है, किसकी, इस न्यूक्लियस की। और जो इलेक्ट्रॉन किसके करीब होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा, उसके अंदर उसकी कशिश ज्यादा होगी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब है, ज्यादा न्यूक्लियस की इसके ऊपर कशिश ज्यादा है, उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, लिहाजा न्यूक्लियस की इसके ऊपर जो कशिश है, वो गिरफ्त है, वो कमजोर है। लिहाजा फिर इसके साथ जो और कोई एटम आता है तो वो इसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एक और एटम। अब मैं ये बना तो नहीं सकता वैसा, एक और एटम आता है, इसको खींचता है। अब क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर, इसी न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन का गिरफ्त कम है तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस तरफ और ये यहाँ पर जाकर एक कमजोर सा जोड़ बना देगा। कमजोर सा जोड़ फिर जब बनेगा तो फिर यही ऑक्सीजन का एटम ये वापस अपने एटम में जाने की कोशिश करता है। जब ये वापस अपने एटम में जाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से क्या पैदा होती है, एनर्जी खारिज होती है। क्या खारिज होती है बेटा, एनर्जी खारिज होती है। और यही तो वो एनर्जी है जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है इन सूरतों में, पोटेंशियल और करंट। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक बुनियादी तरीकाकार है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी एनर्जी के पैदा होने का। तो इसी तरीके से एनर्जी जो होती है वो पैदा होती है, फिर उसी एनर्जी को, एनर्जी पैदा होगी फिर उस एनर्जी को हमारा जिस्म क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है, दरअसल अक्सर जो एनर्जी के तबादले होते हैं या रिएक्शन हो रहे होते हैं तो हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम कोई इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो कहते हैं कि जी हाइड्रोजन खारिज हुए, तो दरअसल वो मतलब होता है हाइड्रोजन खारिज नहीं हुई बल्कि इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन खारिज हो तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है। अब ये आपको मैं बताऊं कि ये जो तरीका बताया गया है, ये दरअसल बताया गया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे होते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस टाइम ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसी टाइम रिडक्शन भी हो रही होगी। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर टाइम ये दोनों हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा अगर एक हो रहा दूसरा नहीं हो रहा,
क्यों? क्योंकि अगर एक खारिज कर रहा है तो दूसरा हासिल करने वाला भी होगा, अदरवाइज रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इन्हें हम मजबूरी तौर पर क्या कहते हैं, डॉट सेक्शन कहते हैं कि ये दोनों सिमुलटेनियसली हो रहे होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एटम है, एटम ए है और उसके ऊपर दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इधर ये एक एटम बी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या होगा, ये एटम ए अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस एटम बी को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो एटम ए था, अब देखिए इसके ऊपर क्या मौजूद, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये जो एटम ए है, इसने क्या किया जी, ऑक्सीडेशन की है। और ये देखिए जो एटम बी, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं थे, अब इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसने क्या किया है, रिडक्शन की है। ठीक होगा बेटा। तो अब ये जो अमल देखें आप, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, सिमिलटेनियसली होते हैं। तो आप देख लें कि एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यही की पॉइंट्स है, यही चीजें हमें, यही रिएक्शन हमें बताते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी के तबादले कैसे होते हैं। यही जैसे अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब एनर्जी यहाँ से खारिज हुई, ये वही वाला अमल हो रहा है। एनर्जी जो होती है वो खारिज होती है और वही एनर्जी फिर क्या हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल करता है। ये तो था पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए मसला आ सकते हैं, समझ के पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके फिर से आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो आप अगर आपको वीडियो समझ में आई है, लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।